हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मजेदार रहने वाला है और ये सेशन आपका और इस सेशन का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। फटाफट रिवीजन सीरीज आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही मजेदार कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया। तो हम लोग जो है सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे कि यहाँ पर जो जो क्लासेस आपके लिए लाई जाएगी उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए, आप लोगों ने ये काम अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठ जाइएगा। जो जो यहाँ पर कंसेप्ट आपके सामने आएंगे उसको आप लोग अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवीजन सीरीज का आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख रो, आपके स्क्रीन पे नजर आ गया। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं क्या कहना चाह रहा है और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपके मन में क्या कंसेप्ट आ रहा है इस प्रश्न को लेकर, उसको आप लोग थोड़ा सोचिए और उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इसको समझा होगा। उसके बाद अब हम आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहां पर यह कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 और यहां पर कह रहा है कि 3 वर्षों में 33.5 पैसे हो जाती है। तो हमसे पूछा धनराशि और उसका ब्याज का वार्षिक दर क्रमशः क्या होगा। तो ध्यान से यहां पर देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता क्या है कि मतलब वैसा ब्याज जिस पर ब्याज पर भी ब्याज लगे, यानी वैसा ब्याज जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगे, वह आपका कहलाता क्या है, वह आपका कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। आ रही हमारी बात। अच्छा, इसमें यह कहा है कि इसमें आपका होता क्या है कि जो 1 साल का मिश्रधन होता है वह दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। अगर मैं बोलूं 2 साल का जो मिश्रधन होता है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है और 3 साल का जो मिश्रधन होता है वो चौथे साल के लिए मूलधन बन जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। यहां पर ये कह रहा है कि 2 साल में 30-25 हो जाती है। तो अगर मैं ध्यान से यहां पर देखूं तो अगर कोई मूलधन हमारा पी है, अगर कोई मूलधन हमारा पी है तो यहां से इसको 2 साल लगेगा कितना होने में, यानी 3025 रुपया होने में। बताइए कोई डाउट। उसके बाद कहा है कि 3 साल में, यहां से 3 साल यानी कहां से, तो यानी स्टार्टिंग से 3 साल में कितना हो जा रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3327.5, यानी कितना हो गया, तो 3327.5। तो अगर आप ध्यान से आप देखो तो यहां से यहां ये कितना साल हो रहा है, 1 साल में हो रहा है। यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि यह जो धनराशि है प्रत्येक 1 साल में 30-25 से, यानी प्रत्येक 1 साल में 30-25 से ये जो है सो 3327.5 हो जाएगी। प्रत्येक 1 साल की बात हो रही है। तो इसका हम रेशियो जो है निकालेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 0, 25 से काटेंगे तो 25 इकाई 25 और ये 5 2 25 दूना 50 और ये हो गया 25 इकाई 25 यानी 1250 आपका होगा। और ये 25 से कटेगा तो 25 इकाई 25 कितना हो गया, 8 82 25 दिया 75। हाँ, तो 75 कितना हो जाएगा 7, तो ये 25 दिया 75 और ये 25 से कहीं 25।
अभी भी कटेगा, 121 से कटेगा, तो यह अगर 121 से काटेंगे तो 10 बनेगा, और यह 121 से काटेंगे तो 11 बनेगा, क्योंकि 11 का क्यूब है। तो यहां पर देख हम रहे हैं कि वह धनराशि प्रत्येक एक साल में, यानी प्रत्येक साल में 10 से 11 हो जा रही है, 10 से 11 हो जा रही है। तो यहां से रेट हम निकालेंगे। तो यहां से अगर मैं रेट जो है सो निकालूं, यहां से अगर मैं रेट की बात करूं तो मुझे बताओ, प्रत्येक साल में नहीं, एक साल का जो 100 रुपया पर ब्याज होता है वही तो रेट कहलाता है। यानी यहां पर देख रहे हैं, एक साल में मूलधन था 10, अमाउंट हो गया 11, कितना ब्याज लगेगा, एक कहां से, 10 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 यहां पर करेंगे, यानी रेट हमारा निकल के आ गया 10% रेट। अब हमको यहां पर मूलधन ज्ञात करना है। तो ध्यान से अगर आप देखिए, तो अगर एक साल में 10 से 11 हो जाता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर अनुपात 11 के अनुसार, मतलब 100 से 121 बन जाएगा। बोलो किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट? यहां पर देख रहे हैं कि कोई मूलधन पी है, वह 2 साल के बाद उसका मिश्रधन 30-25 हो जा रहा है। यानी यहां पर देख रहे मूलधन 100, 2 साल के बाद 121 यूनिट बन रहा है। यह 121 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 121 यूनिट का मान हो गया 30-25, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 25 रुपया। तो हमसे पूछा मूलधन क्या है, तो मूलधन हमारा 100 यूनिट है। इस 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जबकि 1 यूनिट का मान 25 रुपया है, तो 100 यूनिट का मान 2500 बन जाएगा। तो हमारा जो है उत्तर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा और 10% हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 2500 रुपया आपका धनराशि बनेगा और रेट आपका 10% होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट दिख रहा है। बात आ रही है? इसको हमने समझाने की कोशिश किया बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों को यह चीज समझना है, ये आपको जो है सो रेलवे के एग्जाम में, जो इस बार 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था ना एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो उसमें आपका इस सवाल पूछा गया था। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। और ये तो आप लोग, हमको जो लगता है कि इसको आसानी से आप लोग सॉल्व करके आंसर इसका दे दोगे। ये आपका, इसका आंसर आप लोगों से जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसमें यह कहा है कि कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में, कौन कौन है, तो पहले कार्तिक है और स्नेहा है, उस कार्य को 25 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि स्नेहा और माधुरी, तो स्नेहा और माधुरी इस कार्य को 20 दिन में करता है। उसके बाद यहां पर यह कहा है कि माधुरी और कार्तिक, यानी माधुरी और कार्तिक मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करता है। कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, कार्तिक, स्नेहा और माधुरी। तो ये रहा इसका समय, ये रहा इसका मेरे मित्र समय। उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 300। तो अगर इसका एलसीएम होगा 300, जो किसके बराबर होगा, तो जो टोटल वर्क के बराबर होगा, तो टोटल वर्क आपका हो गया 300 यूनिट। आ रही बात? तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 300 में 25 से भाग दोगे तो 12। अब इन दोनों की क्षमता 300 में आप 20 से भाग दोगे तो कितना होगा, 15, और ये 300 में 15 से भाग दोगे तो आपका 20। यानी सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो सबको जोड़ोगे तो 47 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां पर ये 2 से भाग जो लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी 47/2, यानी कार्तिक, स्नेहा और माधुरी तीनों की क्षमता कितनी है, 47/2। तो हमसे पूछा है कि वो तीनों साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना काम है, 300 यूनिट कार्य है, और उस तीनों की क्षमता कितनी है, तो 47/2 ऊपर आ जाएगा, तो आपको 600/47 भाग लगाना होगा, यानी 47।
47। अब आप इसको भाग जो है सो लगाओगे तो ये हो जाएगा 47, ये कहीं 47, ये हो जाएगा यानी 13, 130। तो 47 इंटू 2, 47 इंटू 3, हाँ कितना हो जाएगा 47, हाँ तो इंटू 3 यानी लगभग आपका कितना हो जाएगा 13 दिन आपका आंसर हो जाएगा। रियल नहीं होगा, लगभग आपका 13 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछा भी है कि निकटतम पूर्णांक में होनी चाहिए, तो लगभग आपका 13 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न आपके सीजीएल प्री एग्जाम अप्रैल के 2022 में पूछा गया था, है ना। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए कि मेरे मित्र इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। इसमें यह कहा है कि विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी यानी केवल लड़के और केवल लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल होते हैं। भैया उसमें से कितने लड़के हैं कितने जो है लड़कियां मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं विभिन्न विद्यालयों में लड़कों की संख्या जो है सो मान लिया मैंने बी और लड़कियों की संख्या मैंने मान लिया जी। अब की बार यह कहा है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण होती है यानी फेल होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं फेल, यानी कितने होते हैं फेल, तो 20%। यानी इस लड़के का जो होगा, इस लड़के का 20% जो है सो लड़का अगर फेल होता है तो मुझे बताओ ये पास कितना होगा मेरे मित्र। तो आप कहोगे सर उस लड़के का 80% पास हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। उसके बाद यहां पर यह कहा है कि लड़कियों, उसके बाद कहा है कि 15% लड़कियां, यानी 15% लड़कियां, यानी लड़कियां का 15% फेल होती है। तो मुझे बताओ लड़कियां कितना प्रतिशत होगा पास। तो आप बोलोगे सर 85% पास होगा, बात खत्म है। अच्छा, उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि परीक्षा, उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या। तो मुझे बताओ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या यह है, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या यह है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। 70 अधिक है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो वह 70 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि परीक्षा में, उसके बाद यह कह रहा है कि कुल विद्यार्थी, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो लड़का का 20% और लड़कियों का 15% अनुत्तीर्ण हुआ, तो दोनों मिला के टोटल फेल कितना हो गया 90। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले यहां 80 यहां 20, तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस पूरे में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो b इंटू 80% जो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दो, तो घटाने पे क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। यहां पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहां से आप देखो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये से ये कट गया, तो ये बचा g इंटू 15 चौका 60, तो यानी 60 और 85 कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर g इंटू 145% होगा कि नहीं होगा। अगर 145% का मतलब हो गया बट्टा में 100, ये हो गया इज इक्वल टू, ये 360 बनेगा, और 360 में से 70 घटाओगे तो ये बनेगा 290। तो ध्यान से आप देखो 145 से 2, यानी लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई 200 निकल के आ गई।
लड़कियों की संख्या आपको कितनी जो है सो निकल के आ गई, 200 निकल के आ गई। तो हमसे पूछा अब की बार, तो हमसे पूछा कुल विद्यार्थी कितने, तो लड़कों की संख्या आपको निकालना होगा। तो मुझे बताओ लड़कियों की संख्या 200 रख दे, किसमें रखे, इसमें रख देते, आसान है। यहां पर जो ही लड़कियों की संख्या 200 अगर मैं रखता हूं, यहां पे जो ही अगर 200 रखता हूं तो 200 का 15% यानी ये बन जाएगा 30, ये उधर जाके हो जाएगा 60। तो यहां पर आपका जो है सो निकल के आ गया बी का 20%, मतलब 20/100 बराबर किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ये तो कटेगा 20 या 60, यानी लड़कों की संख्या निकल के आ गई 300। लड़कों की संख्या कितनी यहां पे निकल के आई, 300। तो अगर पूछा टोटल स्टूडेंट, टोटल, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा। तो लड़की प्लस लड़का दोनों को जोड़ेंगे तो 200 प्लस 300 यानी 500 आपके इस सवाल का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो बताइए आपने इस बात को समझ पाए, किसी को यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं दिक्कत हुआ होगा। हमने कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आ रही बात, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए। आप लोग क्या बताओगे, बताओ जल्दी, इसका उत्तर बताओगे, क्या बताओगे, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दीजिए। यहां पर यह कहा है मेरे मित्र, कहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं कि, सबसे पहले हम यहां पर त्रिभुज ले लेते हैं। ये बात, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। अब उसके बाद यहां कहा है कि भुजा ए बी पर बिंदु पी है, उसके बाद है भुजा बी सी पर बिंदु क्यू है और सी ए पर बिंदु आर इस प्रकार स्थित है कि बी क्यू बराबर पी क्यू ऐसा दे रखा है। अगर आप देखो तो बी क्यू बराबर पी क्यू ऐसा दे रखा है। उसके बाद है आपका क्यू सी बराबर क्यू आर आपका यहां पर दे रखा है, ये साइड इसके बराबर। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे मित्र, हाँ तो यहां पर ये क्या है, और उसके बाद ये कोण दे रखा है कितना, 75 डिग्री हो गया। ये कोण दे रखा है 75 डिग्री, और उसके बाद यहां पर है कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो हमसे पूछा है कि भैया ये कोण क्या होगा। अगर इस प्रकार से फिगर बन जाए ना, ये कोण पूछ ले ना, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 180 में से जो सामने वाला कोण है उसका दुगुना करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाए, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आंसर है कि आपको कुछ चीजें ऐसे ऐसे याद रखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में जल्दी सॉल्व अगर करना हो तो। आ रही है बात। यहां पर ये है कि अगर ये साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर है तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 180 में से इस कोण का दुगुना करके घटाइए, आंसर आ गया। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए। लेकिन आपके मन में आएगा कि भाई ऐसा क्यों। सबसे पहले ध्यान से हमें ये बताइए इसमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का मान कितना हो जाएगा, 180। इसमें से केवल एक एंगल दे रखा है, ध्यान से आप देखिएगा, यानी 3 वेरिएबल का इक्वेशन है एबीसी। एबीसी 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, उसमें एक का वैल्यू दे रखा है, तो कोई एक ऐसा होगा, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से अगर मैं बोलूं तो ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और फिर इसके सामने का कोण ये क्या होगा, बराबर होगा। इसको कुछ भी मान लो अपनी इच्छा से, जो इच्छा करे आप मान लो, आप जो इच्छा करे मान लो इसको। तो अगर ये 75 है तो इसको मान लो 25। अगर आपने इसको 25 माना,
अगर आपने इसको 25 ये हमने लेट किया, लेट मान लिया 25 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। अगर आप हाँ तो यहां पर जो है इसको XYZ भी मान सकते हो जो है, लेकिन अगर कोई संख्या मानता हो तो इसे निकालने में आसानी होगी। तो अगर ये 25 हुआ तो इसके सामने का तो इसके सामने वाली भुजाइए, और तो ये भी आपका हो जाएगा 25। तो मुझे बताओ ये हो गया 75 और ये 25, तो दो कोण कितना निकल के आ गया 100। तो त्रिभुज का ए और बी दोनों मिला के 100, तो ये कोण कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये कोण 80 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर ये कोण 80 हुआ तो भैया इसके सामने की साइड और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बात खत्म। यहां तक आपका हो गया, आंसर आ गया। अगर मैं आपको बोलूं तो ये 80 है, ये 80 है, दोनों मिला के 160, ये भी तो एक त्रिभुज है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आपका 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आपको हो गया बिल्कुल सर 20 तो होगा। अच्छा उसके बाद ये कितना हो जाएगा? तो ये 25 और ये 25 यानी 50 हो गया, और ये तीनों कोण का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180। अगर ये 50 हुआ तो ये कोण कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 130 बन जाएगा। और आपको पता है कि एक लाइन के किसी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां से हो जाएगा 130 और ये प्लस में 20 और ये प्लस ये कोण, यानी कोण कौन सा? PQR, कोण PQR इक्वल टू, इसको जोड़ोगे तो 180। ये कोण PQR आपका कितना हो जाएगा? 180 में से यह 150 को माइनस कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? आपका 30 डिग्री। आपके सवाल का आंसर कितनी आसानी से तो इस चीज को समझाना पड़ता है मेरे मित्र। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर बनेगा। आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो भैया एक बार इसको लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ इसको शेयर भी करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे मित्र। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है सो नए नए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। यहां पर यह कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से आप देखिए, मोटर बोट यानी नाव। अगर नाव की शांत जल में नाव की चाल को किससे सूचित करते हैं? तो आप कहोगे सर एक्स से सूचित करते हैं। तो यानी एक्स का मान दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं धारा की चाल की बात करूं तो धारा की चाल को हम लोग वाई से सूचित करते हैं। आ गई बात? अगर आपसे पूछ ले कि अगर यह जो है स्पीड डाउन क्या हो जाएगा? डाउन स्पीड यानी डाउन स्पीड करते हुए धारा के अनुदिश चाल, तो यानी अगर ऐसा पूछ ले तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस आपका वाई हो जाएगा धारा के अनुदिश। अगर आपका धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 माइनस वाई हो जाएगा धारा के विपरीत चाल, स्पीड अप। अच्छा अब की बार यहां पर यह करा है कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने, तो धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है? दूरी बट्टा स्पीड। तो सबसे पहले ये बताओ 24 किलोमीटर जाना है, कितना? धारा के विपरीत, तो स्पीड क्या होगा धारा के विपरीत में? 20 माइनस वाई। कितना हो जाएगा? 20 माइनस वाई। हो गई? अच्छा उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि उतनी ही दूर जाने में, यानी धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाना है। तो फिर देखो उतनी ही दूरी यानी 24 दूरी जाना धारा की दिशा में, तो चाल 20 प्लस वाई है ना। में जो है सो क्या हो रहा है कि 30 मिनट अधिक समय लगता है, यानी धारा के विपरीत में जो है 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आधा घंटा के बराबर होगा। अब
आपको y कुछ ऐसा सोचना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो है सो आधा घंटा आ जाए। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो आपको सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होगी। तो अगर मैं ध्यान से अगर देखूं y का मान अगर 2 ले लूं, ये 18 हो जाएगा और ये 22 बन जाएगा। तो अगर ये 18 हो गया तो ये आपका कुछ इसको यानी कर घटाने के बाद आधा तो नहीं आएगा। तो अब अगर y का मान अगर 4 ले लेते हैं, ध्यान से आप देखिए, अगर y का मान अगर 4 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/20 में से 4 घटाएंगे 16, और ये कितना हो जाएगा 20 + 4 यानी 24/24। ध्यान से आप देखिए 24/24। इसको अगर काटेंगे तो 8 × 24 8 दूना 16 यानी 1.5, और आपका 1 यानी जो है सो 1.5 में से 1 घटाएंगे आधा, यानी हमारा यहां पर ये सफल हो गया कि y का मान कितना आ गया, तो y का मान आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान आ गया यहां से y का मान हमने जो है सो निकाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की बार कह रहा है, ध्यान से यहां पर ये देखिए, पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज को समझना है और उसी लैंग्वेज के अनुसार आप लोगों को सॉल्व करते जाना है, आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यहां पर यह कहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाती है, ध्यान से आप देखिएगा, तो शांत जल में नाव की चाल में अब की बार क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि, यानी हाँ, तो यानी शांत जल में नाव की चाल पहले था 20, अब 2 बढ़ा के कितना बनेगा 22 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, होगा। और उसके बाद जो है सो धारा की चाल कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ या ना, अब बोलोगे बिल्कुल सर। उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर। सबसे पहले ये बताओ, धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाएगा तो किस चाल से जाएगा, तो आप कहोगे धारा की दिशा में चाल जोड़ देते हैं तो आपका 26 के स्पीड से जाएगा। तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने में लगा समय। उसके बाद कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत यानी 30 और धारा के विपरीत जाएगा तो कितना होगा, बताओ किस स्पीड से जाएगा, तो 22 में से 4 घटाएंगे 18। अरे बोलो हाँ या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहां से अब आप ध्यान से इसको देखिए, तो 13 × 39, 13 दूना 26, ये 6 × 5 30 और 6 × 3 18। तो टोटल समय कितना जो लगेगा, 2 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका 5 दूना 10, यानी कितना हो गया आपका 19/6, यानी 19/6 घंटा इसको लगेगा पूरा समय। और 19/6 घंटा का अर्थ हो गया 3 घंटा, 1/6 घंटा मतलब 10 मिनट, यानी 3 घंटा 10 मिनट उसको पूरा समय जो लगेगा, और जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, कितना उसको समय लगेगा, 3 घंटा 10 मिनट। इसमें कुछ नहीं किया है मेरे मित्र, जैसे जैसे जो लैंग्वेज दे रखा था उसके अनुसार सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग देखिए और इसकी भावनाओं को समझिए। ये तो अलजेब्रा का है और आपके लिए मुझे लगता है जल्दी बना लोगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल को आप लोग जल्दी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये कह रहा है कि x + 6y = 8 हो गया। अरे कुछ नहीं है इसमें, x + 6y = 8 दे रखा है, और आपसे पूछा x³ + 216y³। तो ध्यान से देखो, x का क्यूब और 6y का क्यूब किया हुआ, तो उसको रिजल्ट लाने के लिए करना क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, आपको करना क्या होगा। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। तो भाई जब सब पता है तो इसको सॉल्व कीजिए।
जल्दी सॉल्व कीजिए, क्या आंसर होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 कर दूं तो क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो होगा क्या, एक्स क्यूब, और प्लस ये 6y का क्यूब मतलब 216y क्यूब प्लस 3xy, तो 3 इंटू एक्स और y का स्थान पे 6y इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी ये पूरा का मान कितना 8 है, बराबर कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512 बन जाएगा। हो गया। अरे भैया अब तो आंसर आ जानी चाहिए ना, तो इसी का तो मान मुझे चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर ये आप देखो छतरी का 18 और 18 8 कितना होता है, तो 18 8 100 आपका कितना होगा 162 हो जाएगा ना, है ना। अरे हाँ 18 8 144, 18 इंटू 8 144 बचेगा x इंटू वाई, और यहां पर दे रहा है x इंटू वाई का मान 2 दे रखा है, बराबर कितना 512। बात खत्म। अब इस हमको इसका मान चाहिए, तो 512 में 288 को माइनस करोगे, यहां से आपका निकल के आएगा 4, ये 2 और ये 2 कितना 224 आपके सवाल का निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, सी में आपको दिख रहा है। तो बताइए किसी को दिक्कत हुआ इसमें, किसी प्रकार के इन्हीं साथियों को समझने में कोई परेशानी हुई? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल हमने आराम आराम से बिल्कुल पैटर्न के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ये भी आपका सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। आ रही है बात। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाते, मैं सबको आपके सामने लेकर आता हूं, है ना। और इससे आपको जो है मोटिवेशन जो है मिलेगा कि अच्छा ये इस एग्जाम का पूछा हुआ है। ये आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एग्जाम की तैयारी अगर निकालना है ना, एग्जाम तैयारी अगर कर रहे हो, अगर उस एग्जाम को निकालना है ना, कुछ नहीं है, आपको 3-4 साल तक प्रीवियस ईयर आप लगा लो ना, आपका एग्जाम निकल जाए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग अगर सॉल्व करते हो ना, और उसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एक एक चीज समझ के अगर सॉल्व करते हो ना, तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट के आएगा। सारा पिछले पैटर्न पे, यानी ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, 1999 तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यही 3-4 साल का जो आपके पैटर्न पे, जो आपका जो टीसीएस मतलब पैटर्न है, उसको आप लोग लगा लो ना, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई यहां तक, ये अंत में जो है सो थैंक यू, आपने इस सेशन को बढ़िया से देखा और इसके कंसेप्ट को आप लोगों ने लिखा होगा आपने जो है नोटबुक में। तो हाँ, तो आइए, हाँ तो यहां तक अगर आपने देखा है तो सबसे पहले अगर यहां तक आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हो उनके लिए थैंक यू, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब जो है सो नेक्स्ट सेशन में एक नई जोश, नए उमंग, नए ऊर्जा, नए सोच, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।